देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसको इंग्लिश में टाइप ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक। इसका इसका मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक। अगर आपको नहीं पता है तो पहले उसको देखिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाला है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के तो वैसे कई प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वैसे कई प्रकार के होते हैं, ठीक। तो अगर ये देख लीजिए, पहला इसमें होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया का मतलब संयोग कर जाएगा, और संयोग का मतलब कि जुड़ जाना, यानी योग। उसी को योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक। बात समझिएगा क्या हम बोल रहे हैं, ठीक। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि दो कोई तो ये सब ये मैंने आके आप आपस में संयोग कर जाए, यानी जब ऐसे आके चिपक जाए तो उसको क्या बोलेंगे, संयोग। संयोग का मतलब क्या होता है, किसी से जाके जुड़ जाना, किसी से जाके जुड़ जाना या योग कर देना, या उसी को योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया बोल देंगे। इसका मतलब कि नाम से ही पता चला है कि इसमें बस दो ठो ऐसे जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण कर देंगे। उत्पाद क्या होता है, अभिकर्मक अभिकारक क्या होता है, आपको सब पता है, हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, ठीक। तो संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब बस एक ही उत्पाद, ठीक। तो देखिए ये दो लोग मिलके एक ही बनाया, दो लोग मिलके एक ही उत्पाद बनाया, दो लोग मिलके एक ही उत्पाद बनाया, ऐसे ही ये सब हमारा ये हो गया। दो लोग का मतलब यस का मतलब यहाँ पे सल्फर हो गया, O2 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। तो सल्फर और ये ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक। ये किसका सूत्र है, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड। 2H2 मिलके O2 के साथ 2H2 यानी जल बना दिया, क्या बना दिया, जल बना दिया, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या है, जल है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में हम मिला देंगे तो क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक। देखिए ये वाली प्रक्रिया हम उष्मा छेपी में भी पढ़ेंगे, ठीक। उष्मा छेपी में भी पढ़ेंगे, और ये उष्मा शोषी और उष्मा छेपी, ये दो दो अभिक्रिया अभी आगे है, उसको हम अच्छे से देखेंगे आगे चल के। लेकिन यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए, जब हम चुनना, जब हम देखिए, जब हम चूना और जल को जब मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब कि हमारे चूना, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, ठीक। इसी से हमारा घर पेंट उंट होता है, ठीक। घर घर पेंट करते हैं, ऐसे सब पेंट उंट नहीं होता है, रंगाई पुताई, तो ये चूना है, चूना से ये होता है, ठीक। अब देखिए ये है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जब उसको Cl2 यानी क्लोरीन गैस के साथ ये सब अभिक्रिया कराया जाएगा तो कैल्शियम, इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोलेंगे। कार्बोनिल क्लोराइड का ये सूत्र है, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक। ये कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, एथीन हो गया, ये एथीन का सूत्र है, एथीन। अब फिर प्लस ये क्या है, हाइड्रोजन, यानी एथीन और हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बन गया, एथेन, एथेन बन गया, एथेन, ठीक। तो इसमें देखिए ये दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया हो गया। संयोजन अभिक्रिया के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तो अब चलिए, अब हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद अपघटन या वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मान लीजिए, चलिए अब हम वियोजन अभिक्रिया ही पढ़ ले रहे हैं पहले, ठीक। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे और वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो अपघटन और वियोजन का मतलब एक ही बात होता है, ठीक। वियोजन मतलब समझे, वियोग हो गया, वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोग। वियोग में कोई कब पड़ता है, जब टूट जाता है, क्या टूट जाता है, हार्ट, दिल, जब जब टूट गया तो ये वो वियोग में पड़ जाए, यानी वियोजन अभिक्रिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वियोजन का मतलब कि टूट जाना, इसका मतलब कि इसमें भी टूटेगा, इसमें भी टूटेगा, ठीक। इसमें भी टूट जाएगा। जैसे ये बताइए, वियोजन का मतलब टूट जाना या फूट जाना। बात समझ रहे ना, फूट गया, ठीक। होता है ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। देखिए अब इसमें वियोजन में देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई ए हो और बी हो, ये दोनों मिले हैं तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ठीक। लेकिन जब जब ए जो है कि अलग हो जाएगी, बी भी अलग हो जाएगा, ठीक। जब ए अलग हो जाएगी और बी अलग हो जाएगा
तो समझिए कि यहाँ पे वियोग हो जाएगा दोनों में वियोग यानी वियोजन अभिक्रिया हो गया, टूट गए दोनों लोग। देखिए यहाँ पे 2KCl, इसमें KCl और O, यानी ये देखिए इसमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दोनों बहुत अच्छे से साथ साथ में रह रहे थे, लेकिन इसमें पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वियोग में पड़ गए हैं, वियोजन अभिक्रिया हो गया, टूट गए ये लोग। ठीक, बात समझे कि ना? देखिए अब इसमें देखो यह FeSO4, तो इसमें देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, उसके बाद क्या इसमें फेरस ऑक्साइड भी है, फेरस ऑक्साइड। अब देखिए इसमें 2FeSO4 है, तो Fe2O3 बाहर निकल गया, फिर SO2, फिर प्लस SO3, ये सब देखिए टूट जा रहे हैं, टूट जाए यानी वियोग में यानी अपघटन हो रहा है, अपघटित हो जा रहे हैं। अपघटित का मतलब क्या हो जाना? टूट जाना। ठीक, ये सब टूट गए तो समझिए कि क्या अपघटन अभिक्रिया हो रहा है। अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। एक बात देखिए, इसके ऊपर उष्मा लिखा है, उष्मा, उष्मा उसका मतलब उष्मा मतलब होता है हीट, HEAT, हीट, हीट, और हीट का मतलब होता है उष्मा। तो जब ये मान लीजिए 2KClO3 है, जब इसको हम गर्म करेंगे यानी उष्मा देंगे, उष्मा, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन गैस में ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे उष्मा लिखा गया है। यहाँ पर भी देखिए उष्मा है, यहाँ पर भी क्या है? उष्मा। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? अंडा देखें आप, अंडा के ऊपर खोखड़ीला बा, ठीक, देखें कि नहीं? खोखड़ीला बा। देखिए ये अंडा है ना, अंडा एक, जैसे मान लीजिए अंडा ऐसे होता है ना, ये अंडा हो गया, अंडा का। अब अंडा ऊपर से सफेद होता है, और वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, वही कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इसको संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर, यानी सात सात मर, संगमरमर। ठीक, और संगमरमर को हम जब सात सात मरने के लिए बोल रहा था, इसको तोड़ दो तो किसी में वियोजन में चले जाएंगे, वियोग में पड़ जाएंगे। बात समझिए क्या? देखो, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी अंडा का जो खोखड़ीला होता है, ये वही कैल्शियम कार्बोनेट या क्या हो जाएगा? वही संगमरमर। ठीक, जब इसको हम नीचे से हीट करेंगे यानी ये गर्म करेंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगेगा। जब उसको आप जलाएंगे ना, तो बहुत अजीब अजीब महकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें महकता है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए इसमें। अब ये देखिए, ये जल H2O है, H2O में अब देखिए यहाँ पे विद्युत आएगा, यानी विद्युत इसमें डालेंगे, विद्युत। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन बना था, कोई पात्र, ठीक, इसमें क्या है? H2O है, H2O। इधर से एक प्लस डाल दे, इधर से माइनस, ठीक, विद्युत डाल दो, ये टूट जाते हैं 2H2 और प्लस O2 में। बस में इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलने लगते हैं। अब देखिए AgCl है, AgCl, ठीक, AgCl, और यहाँ पे UV लिखा है। UV का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश, लाइट रहेगी, प्रकाश रहेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे ये विद्युत है, यहाँ पे विद्युत, इसमें हम विद्युत धारा डाल दिए, तो ये क्या? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम विद्युत अपघटन बोलेंगे, इसको ऊष्मीय अपघटन बोलेंगे। अब ये देखिए, ये प्रकाश अपघटन है। प्रकाश अपघटन का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश के कारण अपघटित यानी टूट जाए, वियोजित हो जाए, अलग हो जाए, फूट जाए। बात समझिए कि ना? ये विद्युत का मतलब क्या हो जाएगा? विद्युत के कारण टूट जाए, फूट जाए। बात समझ आ रहा है कि ना? अलग हो जाए, वियोजित हो जाए, अपघटित हो जाए, उसको विद्युत अपघटन या विद्युत से फोड़े वाला अभिक्रिया पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो इसे उष्मा से यहाँ पे फूट रहा है, टूट रहा है। बात समझे कि ना? वियोजित हो रहा है, अपघटन हो रहा है, तो इसको ऊष्मीय अपघटन बोलेंगे। ये भी ऊष्मीय अपघटन के उदाहरण है, ये भी ऊष्मीय अपघटन के उदाहरण है। बात समझिए कि ना? अब देखो ये यूवी क्यों लिखे हैं? देखिए अल्ट्रावायलेट। देखिए यूवी रेज मतलब क्या होता है? यूवी रेज होते हैं, यूवी रेज, RAYS, रेज। आप सूर्य देखें कि नहीं? सूर्य कौन कौन नहीं देखा है? सूर्य तो देखे होंगे। देखिए यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है। सूर्य से यानी सन उसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब देखो इसमें से जो प्रकाश आता है, प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश गर्म होता कैसे है? इतना मतलब सूर्य का प्रकाश गर्म क्यों होता है? तो सूर्य का प्रकाश इसलिए गर्म होता है कि उसमें यूवी होता है, अल्ट्रावायलेट होता है। ठीक, उसमें यूवी यानी अल्ट्रावायलेट होता है, वो बहुत गर्म होता है। ठीक, तो उसी के कारण हमारे शरीर पे ये गर्माहट होती है, ऐसा लगता है कि धूप लग रहा है। तो धूप नहीं लग रहा है, उसमें यूवी रेज लग रही है। बात समझिए कि ना? यूवी रेज लग रही है, तो वही यूवी लिखा गया है। तो इसका मतलब ये प्रकाश है। यूवी का मतलब समझिए प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब AgCl को हम सूर्य के प्रकाश रखेंगे प्रकाश में, तो Ag+Cl2 में ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसका मतलब कि चाहे कहीं से टूटना तो उसको है, ठीक, चाहे ये अपने से दोनों लोग झगड़ा करके टूट जाए, चाहे फैमिली के दबाव में आके टूट जाए, लेकिन टूटना तो है, क्योंकि हम टूटने वाला वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अपघटन अभिक्रिया है, चाहे वियोजन, बात एक ही है। ठीक, अब ये सब इतना था, अब इसके आगे फिर हम चलते हैं। ठीक, अब देखिए अब हम आगे चलेंगे। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ने के बाद फिर आगे देखेंगे कौन कौन अभिक्रिया आ रहा है।
चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे ये देखेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट प्लेस मतलब स्थान है, तो उसका स्थान में क्या कर देंगे, डिस कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ चलो देखा है। डिस्प्लेसमेंट, उसका प्लेस यानी स्थान क्या कर देंगे, हटा देंगे। किसका स्थान हटा देंगे? देखो जब ज़्यादा बड़ियार रहेगा, मजबूत रहेगा, वो धकिया के हटा देगा जो कमजोर रहेगा। ठीक, देखिए इसमें जैसे मान लीजिए इसमें क्या अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व यानी जमन तत्व, जो तत्व अधिक क्रियाशील रहेगा वो कम क्रियाशील तत्व के क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक, हटा देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, जो अधिक मजबूत रहता है, तो ये बताइए, अभी हम बताए थे ना, ए मिल गई और बी मिल गया। ठीक, ए मिल गई और बी मिल गया, तो अब मान ला कि तीसरावा आ गया, कोनो बानर। ठीक, कोनो बानर आ गया, तो ये बताइए ए वाला मान ला ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, यानी ये अधिक मजबूत है कम मजबूत है। बात समझे कि ना? तो इसको हटा दो, तो ये इधर आ जाएगा और इसके जगह ये पे बानर आ जाएगा, बानर। ठीक, बात समझ कि ना? और ये बनरिया, ये बी से बनरिया उसके साथ रहेगी। बात समझ कि ना? तो ये हमारा प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ये हटा देगा। लेकिन ये वाला बबुआ, ये जो इधर से ये जो ए आया था ए, तो ये जो है ये चिंपंजिया, ये जो है कि अब ये वियोग में पड़ जाएगा, टूट गया है। वियोजन अभिक्रिया अभी पीछे पड़े हैं, टूट गए, लेकिन ये वियोजन में नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बंदरवा से ये चिपक गए लोग। ठीक, अब देखा ये अधिक क्रियाशील है, इसीलिए तो इसको हटा दिया, नहीं तो भाई चिंपांजी मार के उसको हटा देगा। ठीक, बात समझ रहे कि ना? अब देखा इधर, तो इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है कम क्रियाशील तत्व के हटा देगा। ठीक, ये बताइए, इसमें एग्जाम्पल से समझिए तब आप समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आयरन है, यफी क्या है, आयरन है। यहाँ पे ये Cu क्या है, कापर है। अच्छा कापर ले लीजिए, कापर का तार देखे कि नहीं, कापर का तार, कापर का तार। ठीक, कापर का तार, कापर देखे ना, तो कापर ले लीजिए, जैसे कापर Cu, और लोहा यानी यफी ले लीजिए, आयरन। ये बताइए लोहा अधिक माने मूर्छा और उसमें जंग अधिक लोहा में लगता है कि कापर में। ठीक, तो अधिक लगेगा कापर में। क्यों लगेगा? क्योंकि कापर अधिक क्रियाशील है। कापर क्या, अधिक क्रियाशील का मतलब जल्दी से क्रिया करना। बात समझ रहे कि ना? जल्दी से क्रिया करना। तो ऑक्सीजन से जो ये आयरन होता है, जल्दी से क्रिया करके जंग लग जाएगा ऑक्सीजन में। ये कम क्रियाशील होता है, तो जल्दी ऑक्सीजन से ये जो है कि ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करेगा। ठीक, इसीलिए ये कम क्रियाशील है। ये क्या है, कम क्रियाशील। और ये फिर क्या है, अधिक क्रियाशील। ठीक, तो इसीलिए ये बताओ, जब ये अधिक क्रियाशील हो गया और ये कापर जो कम क्रियाशील है, तो ये अधिक वाला इस कम वाले को हटा देगा, यानी ये वाला इसका जगह ले लेगा, तो कापर इधर अलग हो जाएगा। यानी यफी, देखिए SO4 के पास पहले कापर था, अब SO4 के पास अब आ जाएगा Fe, लेकिन ये Cu क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। Cu बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेचारा कम क्रियाशील है। अब देखिए उसी में अब कैसे पता करें कि ये अधिक क्रियाशील है कि ये कम क्रियाशील, ये सब आगे पता चलेगा। इसको अभी आप पहले इसको याद रखिए। ये सब तो आपको कक्षा 9 में ही पता हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हम जो है कि अभी हम फिलहाल में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन की अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील तत्व है। ठीक, कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम फिर अगले वाले वीडियो में बना देंगे। ठीक, देखिए अब देखो ये Zn है, तो Zn यहाँ पे अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कौन अधिक क्रियाशील होता है, कौन कम क्रियाशील होता है। ठीक, अब देखो ये अधिक क्रियाशील, ये कम क्रियाशील। अब SO4 के, तो ये अधिक क्रियाशील कापर को हटा देगा, और SO4 के पहले कापर था, तो SO4 के पास अब क्या आ जाएगा, Zn आ जाएगा, और फिर प्लस कापर फिर बाहर निकल जाएगा। बस समझ गए ना? अब देखो, और ये भी अधिक क्रियाशील है, कम, इसका हटा दो, तो Pb Cl2 फिर प्लस क्या हो जाएगा, Cu। ये देखो इसमें CH4 है, तो CH और 3 है। उसके बाद देखिए इसमें 3 गो हाइड्रोजन, 4 ऐसे तो लिख सकते हैं, फिर प्लस Cl। अब देखो ये Cl जो है कि अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील, तो इसीलिए ये इसके पास आ जाएगा, तो CH3 Cl। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और हाइड्रोजन जो है कि बाहर हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए इसमें ये CH4 है, CH4 किसका सूत्र है, मेथेन का सूत्र। यहाँ पे Cl2 रहेगा, ये गलती हो गई, Cl2 रहेगा। ठीक, ये Cl2 रहेगा।
अच्छा, इसमें CH4, इसको CH3, उसके बाद H भी लिख सकते हैं, फिर प्लस ये Cl2 को Cl लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्लोरीन अधिक क्रियाशील, हाइड्रोजन कम क्रियाशील, तो हाइड्रोजन को निकाल देगा, एगो क्लोरीन से जाके जुड़ जाएगा, तो CH3 और एगो क्लोरीन जुड़ गया Cl, और फिर प्लस एगो इसमें का Cl और ये H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो HCl हो जाएगा, HCl। ठीक, तो ये हमारा हो गया मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का सूत्र हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। ठीक, तो यही है हमारा क्या, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब हम आगे वाला अभिक्रिया पे चलेंगे। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया। अभी तो हम क्या क्या पढ़ लिए, संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए। ठीक, संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए, फिर अब हम पढ़ लिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, क्या बोलेगा, अपचयोपचय अभिक्रिया। अपचयोपचय अभिक्रिया। ठीक, अपचयोपचय अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में से हमारा यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया और ये अपचयोपचय अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए रेडॉक्स है, तो इसके देखिए हिंदी में से भी निकलेगा और इंग्लिश में भी इससे कुछ निकलेगा। देखिए REDOX, रिडक्स, तो रिडक्स में RE है और OX है, तो RE का मतलब रिडक्शन, ठीक, रिडक्शन। OX का मतलब ऑक्सीडेशन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। इसमें देखिए अपचयोपचय, अपचयोपचय, तो अपचयोपचय, अपच का मतलब अपचयन, अपचयन। ठीक, योपचय, उपचय, योपचय का मतलब उपचय इसमें आ रहा है, तो उपचयन, उपचयन। ठीक, उपचयन। ठीक, अब देखो, तो अपच का मतलब अपचयन, यू उपचय, उपचयन आ गया। ठीक, अब देखो RE का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक, तो देखो उपचयन को ही हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या था, अपचयन था, अपचयन। अपचयन की इंग्लिश में रिडक्शन बोलेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए ये खुद अलग अलग, ये खुद अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया, इसमें ये होगा। ठीक, देखिए जैसे इसमें देखिए जिसमें अपचयन या उपचयन होता हो वो अभिक्रिया हम अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया का हम परिभाषा बोल रहे हैं। ठीक, जिसमें अपचयन या उपचयन होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हम कोई, अब इन दोनों का हेडिंग डाल रहे हैं, अब अच्छे से इसको पढ़िए, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स नेवी वगैरह में ये सब पूछता है। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे अपचयन, और इधर देखेंगे उपचयन, उपचयन, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन नहीं, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। ठीक, इसको बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। ठीक, रिडक्शन, इधर क्या है, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दो। ठीक, तो अपचयन यानी ऑक्सीकरण का मतलब ये हुआ कि पहला इसमें इसका एक ही परिभाषा नहीं था, कई ठे परिभाषा होता है। देखिए जैसे ध्यान दीजिए, पहला बात देखिए, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो, ऑक्सीजन का योग होगा। फिर दूसरा बात देखिए, इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, निष्कासन का मतलब निकाला जाएगा बाहर। ठीक, निकाला जाएगा बाहर। और तीसरा बात देखिए, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, इतना। ठीक, अब देखिए, अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि सोडियम हो गया, सोडियम Na। ठीक, अच्छा, अभी यहीं पे रुकिए, इसको बस जस्ट प्लॉट दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसमें देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, निष्कासन होगा। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का योग। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का योग हो जाएगा, योग नहीं, अधिकता हो जाएगा, अधिकता। ठीक, अधिकता हो गया। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे
सोडियम है, सोडियम। तो सोडियम देखिए, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। लेकिन यदि इसका केल 11, यदि इसका केल एम पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,1 होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। तो देखिए ये सोडियम अब 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर चुका है, तो इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गए, पहले 11 थे अब 1 दे दिया है तो 10 हो गए। अच्छा, इसके ऊपर अब प्लस हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि घट रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि घट रहा है, 11 से 10 हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसीलिए इसका सोडियम में क्या हो गया, अब उपचयन हो जा रहा है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। अब देखिए, अब ये हमारा ये वाला इस वाले पे हम तो देख लिए इलेक्ट्रॉन की कमी पे तो देख लिए। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन का योग पर देख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन है, Fe, ऑक्सीजन बोला है, आयरन है, आयरन। तो आयरन में यदि हम O यानी ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है आयरन में, तो देखिए ऐसे खुला में हम कुछ लोहा हुआ ऐसे छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन से योग करके, ऑक्सीजन से योग करके ऑक्सीकरण हो जाता है, लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसीलिए हमारा लोहा जंग लग जाता है, हमारे लोहे में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, ठीक। अब देखा हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो क्या होगा, उपचयन हो जाएगा, उपचयन। अब देखिए अपचयन का देखिए, तो इसमें अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका देख लो, ठीक। तो जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17। अब इसका ये निकालिए, 2 के एलिमेंट पर निकालिए, 2,8,7, तो ये एक लेगा, एक लेगा, आप तो 9 में पढ़े ही है, एक लेगा, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो कितने हो गए, 18, लेकिन एगो लिया है तो एगो माइनस, फिर प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, एगो, ठीक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 17, अब इलेक्ट्रॉन हो गया 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, तो इलेक्ट्रॉन का अधिकता यानी बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अपचयन, ठीक। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब और हम एग्जाम्पल के माध्यम से चलते हैं, ये सब हम मिटा दे रहे हैं, मिटाएंगे नहीं, यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं, ठीक। अब चलिए देखिए, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि CuO है, फिर प्लस Fe है, ठीक। Fe है, Fe नहीं H2H कर लीजिए, H2 कर लीजिए, Cu प्लस H2 कर लीजिए, ठीक। कितना हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये बताइए, इसमें देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से निकल के ये H2 में जुड़ जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ से निकल के H2 में आके जुड़ गया, देखिए तो ये देखिए ये बनेगा क्या है, Cu प्लस H2O, यानी ऑक्सीजन यहाँ से उठ के हाइड्रोजन में जुड़ गया तो H2O बन गया, CO अकेले पड़ गया। ये बताइए इसमें से किस में से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो CuO के पास पहले हमारे माने कॉपर के पास O था, तो इससे हाइड्रोजन का योग हो रहा है कि निष्कासित हो रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन निकल गया, किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास। ऑक्सीजन किस में जुड़ गया, हाइड्रोजन में, तो जिसमें जुड़ गया यानी उसी का ये उसी में योग हो गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में योग हुआ है ऑक्सीजन का, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसका मतलब यदि यहाँ पे देखा जाता है हाइड्रोजन में क्या हो गया है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक। कैसे पता चला, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो गया है, इसीलिए ऑक्सीकरण हो गया है, ठीक। तो यही नियम होता है ऑक्सीजन का योग। इसका मतलब कि हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो गया तो हमारा ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है किसके पास से, कॉपर के पास से। देखिए कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब निकल गया यानी निष्कासित हो गया, तो जिसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसका होता है अपचयन, अपचयन, अपचयन। ये पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में क्या है, जैसे MnO2 है, फिर प्लस 4HCl है। तो अब देखिए Mn के पास जो है कि पहले क्या था, क्लोरीन था, क्लोरीन नहीं था, ऑक्सीजन था, लेकिन इसमें से अब ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि Mn का जो है कि हमारा क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसका क्या हो रहा है, अपचयन, अपचयन, यानी हमारा मैग्नीज का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ा है किस में जाके, हाइड्रोजन में, तो यहाँ इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन हो रहा है, उपचयन, उपचयन, ठीक। तो ये ऐसे ही होता है, समझ गए ना, ठीक। चलिए अब हम अगला कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। आप एग्जाम्पल को थोड़ा देखिए और वीडियो को रोक के आप उसको फिर अपने मन से हल कीजिए, नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक। देखिए इधर आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, आप खुद इसको देख के आप खुद ही करके करने का प्रयास कीजिए, ठीक। ये H2S प्लस Br2 इक्वल टू S प्लस 2HBr है, ठीक। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन निकल के Br के पास चला गया है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल के किसके पास चला गया है, Br। इसका मतलब हाइड्रोजन पहले सल्फर के साथ था, ये निकल के चला गया Br के पास,
यानी Br में हाइड्रोजन का योग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसका अपचयन होता है। तो हाइड्रोजन का योग किस में हुआ है? तब Br में। इसका मतलब कि Br यानी ब्रोमीन का क्या हो गया हमारा? अपचयन। अपचयन, अपचयन हो गया। लेकिन ये बताइए हाइड्रोजन निष्कासित किस में से हुआ है? तो सल्फर में से, यानी सल्फर में से निकला है। तो सल्फर में से जब निकला है यानी जिसमें से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसका होता है उपचयन। उपचयन, उपचयन या तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ठीक, बात समझ में रखने, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, दम बस खत्म। ठीक, चलिए अब हम संक्षारण पढ़ेंगे। संक्षारण, उसको इंग्लिश में कोरोजियन बोलेंगे, कोरोजियन। ठीक, इसको संक्षारण क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी क्या होता है। ठीक, तो ये संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है, यही बस समाप्ति है चैप्टर का। इसके बाद थोड़ा मोड़ा कुछ का क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप पढ़ के उसके बाद हम उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी ये 1 शॉट वीडियो ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर 1। ठीक, क्लास 10 का ये जो केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण है ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा उधर पीछे से छूट गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, उसको भी अभी देख के उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम संक्षारण देखें। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण का मतलब देखिए जंक लगना, जंग लगना, जंक लगना। ठीक, जंक जंक है, जंक लगना। ठीक, जंक लगना। और देखिए विकृत गंधिता का मतलब कि गंध, गंधिता का मतलब गंध, यानी ये सुगंध दुर्गंध होता है ना, तो गंध है, इसमें गंध आएगा, बहुत बहुत दुर्गंध आता है। देखिए जंग लगना का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई धातु का ये कोई धातु है, मान ये धातु है, इसको खुले में वायु के ये संपर्क में जब हम सीधे से ये ऐसे रख देंगे वायु के संपर्क में, तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर एक भूरे या हरा कलर का, ऐसे काले वाले कलर का इस पर क्या हो जाते हैं, परत जम जाते हैं, और उसी को हम बोलते हैं क्या? संक्षारण या जंक लगना। ठीक, तो जंक लगने से हानि है, हानि है। जंक लगने से क्या है? हानि है। जंक लगने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हानि ज़्यादा है। ठीक, हानि क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा कीमती जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए जैसे कुछ पंखा वंखा हो गया, ये सब मान लीजिए उसमें जंक लग जाए तो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, तो ये हानि ही है। जैसे मान लीजिए लोहे का कोई ऐसे दरवाज़ा बना और जंग लगने की वजह से सड़ के टूट जाता है, ये भी हानि है, कोई ये अच्छा बात नहीं है। ठीक, तो संक्षारण यही होता है। ठीक, संक्षारण से बचाव भी होता है। बचाव हम कुछ कर सकते हैं। संक्षारण के बचाव के लिए क्या करते हैं? हम पेंट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, पेंट या ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीस। ठीक, तो इससे हमारा जो है कि संक्षारण जो है कि बच जाता है, रुकता नहीं है, होता नहीं है। जैसे मान लीजिए धातु के ऊपर पेंट कर देंगे तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा ही नहीं, ऑक्सीजन या नमी से संपर्क में नहीं रहेगा, तो इसीलिए हमारा संक्षारण नहीं होता। और विकृत गंधिता देखिए, विकृत गंधिता को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता चीज़ अगर खा लेंगे तो हमारा एसिडिटी हो जाएगा, यानी रेंसिडिटी खा लेंगे तो एसिडिटी हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? एसिडिटी का मतलब पेट खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए कि नहीं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर उसको बोलते हैं, फ्रिज को। ठीक, तब फ्रिज कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये फ्रिज का दरवाज़ा हो गया, ये फ्रिज का दरवाज़ा, और ये देखिए ये फ्रिज हो गया। ठीक, ये मान लीजिए ये फ्रिज हो गया। ठीक, इसके अंदर ऐसे ऐसे सब ये है। ठीक, ये फ्रिज का दरवाज़ा है। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मान लीजिए फ्रिज हो गया। तब फ्रिज को जब ऐसे हम खोलेंगे, जैसे ये मान लीजिए ये फ्रिज हो गया। ठीक, ये फ्रिज हो गया। जब फ्रिज को खोलेंगे तो अंदर कभी कभी बहुत खराब बास आता है, पूरा महकता है पूरा। ठीक, अब देखिए बस आता है उसमें, देखिए अब ये इसी को विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी बोलते हैं। उसको दूर करने के लिए बहुत उपाय होता है। जैसे मान लीजिए कि और ऐसे जो कुरकुरे का जो पैकेट होता है, पैकेट, ठीक, कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन भरते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है? ये जो क्रिया ही नहीं करने देगा किसी, नाइट्रोजन है तक वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति है नहीं, और सब मिला के उसमें से विकृत गंधिता ही नहीं निकलेगा। यानी कुरकुरे अगर कम से कम 1 साल भी रख दे तो वो खराब जल्दी नहीं होता है। ठीक, उसमें से गंध खराब नहीं आएंगे। जो ऐसे मसाला वसाला उसमें मरचा उर्चा है सब अच्छा से वैसे ही उसमें अच्छा से सुगंधित हो रहेंगे। ठीक, वो ये तो विकृत गंधित ऐसी रेंसिडिटी को ये दूर करने के लिए ये सब उपाय थे। ठीक, तो यही विकृत गंधित या रेंसिडिटी होता है। ठीक ना, अब हम आगे चलेंगे। अब हम आगे पढ़े, आगे क्या क्रियाकलाप है, आगे क्रियाकलाप है। अब हम आगे क्रियाकलाप पढ़ेंगे। क्रियाकलाप पढ़ने से पहले थोड़ा हम पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पहले सीख लें। संतुलित करने के बाद तब हम क्रियाकलाप पढ़ के उसके बाद इसका समाप्ति कर देंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो देख लीजिए। संतुलित करना बहुत आसान बात है, उतना भी कठिन नहीं है। 2 नंबर का यूपी बोर्ड में पूछता है। ठीक,
चलिए अब हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। संतुलित का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए इधर कोई भी तत्व अभिक्रिया से पहले तत्वों की संख्या अभिक्रिया के बाद तत्वों की संख्या यदि बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक, एक बार और अच्छे से सुनिए। अभिक्रिया से पहले तत्वों की संख्या अभिक्रिया के बाद तत्वों की संख्या यदि बराबर हो तब उसे हम संतुलित बोलेंगे। लेकिन अभिक्रिया से पहले तत्वों की संख्या अलग हो और अभिक्रिया के बाद तत्वों की संख्या अलग हो तो अलग अलग हो, इधर मान लीजिए जैसे 4 हो रहा है तो इधर 5 हो गया, तो ये हमारा असंतुलित होगा, ये संतुलित नहीं है। आपको अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब हम चलिए अब बता के देख रहे हैं। जैसे पहले यहाँ पर ले लिए 2mg प्लस O2 इक्वल टू क्या हो गया 2mg नहीं MgO। ठीक, तो इसमें देखिए हम पहले स्टेप देखेंगे। स्टेप फर्स्ट देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें अभिक्रिया से पहले हमारा ये तत्व कितना है। तो Mg यदि देखेंगे Mg, तो Mg देखिए कब है 2 है, ऑक्सीजन कब है 2 है। ठीक, इधर देखिए, इधर अभिक्रिया के बाद Mg कितना है, Mg एगो है। अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन कितना है, एगो है, एगो, इधर भी एगो, इधर भी एगो। ठीक, ये एक है। अब देखिए इसका मतलब कि यह हमारा असंतुलित है। इधर मैग्नीशियम 2 थे तो इधर 1 थे, इधर ऑक्सीजन 2 थे तो इधर 1 थे। इसका मतलब ये हमारा असंतुलित जो है कि रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित कीजिए, तो यदि यहाँ पे 2 कर दे तो ये भी हमारा देखिए अभी Mg 2 ठे हो गया, ऑक्सीजन भी 2 ठे थे। तो ये तो सबसे आसान था, ये इतना आसान पूछता भी नहीं है, ये ऐसे ऐसे पूछा है जो ये दूसरा दिया है। ठीक, तो ये वाला देखिए, ये हमारा संतुलित हो गया। देखिए दोनों तरफ क्या हो गया, हमारा दोनों तरफ समान हो गया। अब हम अगला देखते हैं। ठीक, अगला देखा, अगला क्या है MnO2 प्लस HCl। तो इधर देखिए, अब स्टेप देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट, ये पहले स्टेप में ही हो गया। ये देखिए यमन कितना है, 1 है। O कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, एगो है। ठीक, क्लोरीन कितना है, एगो है। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कहाँ से, ये कहाँ से आ गया, ये हमारा यमन है। ठीक, यमन, ठीक ना, यमन है। ठीक, ये अभिक्रिया से पहले यमन एगो था, अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन एगो और क्लोरीन एगो। अब देखिए यमन इधर भी कितना है, एक ही है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो एगो यहाँ पे है, बस एक ही है। ठीक, उसके बाद क्या हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 गो है, 2 गो। और क्लोरीन कितना है, 2 गो और 2 गो है 4 गो है। ठीक, बात समझ रहे कि नहीं। तो ये देखिए मैग्नीज तो दोनों बराबर है, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर 1 है, साफ है, यहाँ पे दिख रहा है कि असंतुलित है। यहाँ पे एगो, यहाँ पे 2 गो असंतुलित, यहाँ पे एगो, यहाँ पे 4 गो असंतुलित। अब देखिए इसको संतुलित कीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन, देखिए ये जब इधर ऑक्सीजन 2 ठे है तो इधर भी 2 ठे करना होगा। तो देखिए तो ऑक्सीजन यहाँ पे किधर है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसको भी 2 ठे करने के लिए यहाँ पे 2 तो करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब ये हाइड्रोजन पर बन जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन पर नहीं बनाना है। ऐसा कुछ कीजिए कि ये जल का जल ही रहे और उसका संख्या भी बदल जाए। यदि यहाँ पे 2 करेंगे तो ये ऑक्सीजन अब 2 ठे हो गया, लेकिन अभी जल पहले भी था, अभी भी जल ही है, लेकिन एक गड़बड़ हो गया। अब हाइड्रोजन दूनी के 4 गो हो गया, हाइड्रोजन दूनी अब 2 ठे नहीं रह गया, 4 गो हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इतना तो हम कर लिए। अच्छा, अब हमारा हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 ठे हो गए। ठीक, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 ठे हो गया। अब इधर देखिए हाइड्रोजन एगो है, इधर कितना है, 4 गो। तब इसका मतलब कि जब इधर 4 गो है तो इधर भी 4 गो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम यदि 4 लिख दें, 4, तो ये हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 ठे हो गया। लेकिन क्लोरीन भी कितना हो गया, 4 ठे। तो हाइड्रोजन भी 4 और क्लोरीन भी 4। अब इधर क्लोरीन भी 4, उसके बाद क्लोरीन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, मैग्नीज भी 2 और मैग्नीज भी 1 और मैग्नीज भी 1। इसका मतलब हमारा ये संतुलित हो गया। ऐसे ही संतुलित किया जाता है। ठीक, हम एक और एग्जांपल लास्ट दे रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्रियाकलाप पे। ठीक, चलिए अब हम क्रियाकलाप पढ़ने वाले हैं। क्रियाकलाप क्या होता है, तो इसका मतलब क्रिया यानी काम करना मैंने कुछ ना कुछ जो हम पढ़े हैं उसको प्रैक्टिकली मैंने कि ऐसे देखना। ठीक, वो जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि ये सोडियम को जल में डालने पर ये ऐसे ब्लास्ट हो जाता है, ये सब हम अपने आंखों के सामने देखना एक क्रियाकलाप होता है। ठीक, तो देखिए पहली बात तो एक आवश्यकता सूचना पर देख लीजिए, कोई भी क्रियाकलाप घर पे न करें। ठीक, हम बस ऐसे बता रहे हैं, और ये क्रियाकलाप मैंने करने की कोशिश अगर कीजिएगा तो कई लोगों के साथ में कीजिए और जो इन सब के बारे में जानते हो। और सबसे पहले कि आँख पे चश्मा सफ़ेद कलर की होना चाहिए जरूर भरपूर, और हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, सावधानी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ठीक,
अब देखिए आप अच्छे से इसको पढ़िए, ज़्यादा इसका अकेले सब मत कीजिए, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक। इसके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक ना। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि ये चिमटा है, चिमटा है, ये चिमटा से हम ये मैग्नीशियम धातु को पकड़ लिए, मैग्नीशियम धातु को क्या है, इसे पकड़ लिए, इसे पकड़ लिए, ठीक। अब देखिए और इधर से ये बर्नर, ये बर्नर है, इसको बर्नर बोला है, बर्नर नहीं, ये स्टैंड है, स्टैंड, स्टैंड है। तो स्टैंड से ये क्या है, स्टैंड से इसमें रुका हुआ है, ये कांच का ग्लास है, कांच का क्या है, कांच का ग्लास है, माने ये कांच की एक फ्लास्क है, माने बर्तन, कांच की एक बर्तन है, ठीक। अब देखिए इस मैग्नीशियम धातु को हम जलाएंगे किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी 2Mg प्लस क्या हो जाएगा O2। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये हमारा 2MgO बन गया, क्या हो गया 2MgO। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब जब एम देखिए ये मैग्नीशियम का चूर्ण है, मैग्नीशियम का जड़ा हुआ ये क्या है, चूर्ण है, ठीक। ये जब इसका हमने ऑक्सीजन के साथ जब इसको जलाएंगे, क्या करेंगे, जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ जब मैग्नीशियम को जलाते हैं, देखिए ये जल रहा है, ठीक। जैसे ये जड़ के ये सफ़ेद कलर का इसमें से चूर्ण निकलता है, ये जड़ते जड़ते सफ़ेद कलर, और सफ़ेद कलर का ये श्वेत कलर का लौ निकलता है, ठीक ना, आग निकलती है उसमें से। तो ये क्या हो जाएगा, ये चूर्ण बन के उसको ये जो ये फ्लास्क यानी पेदी में जो निकल के इकट्ठा हो गया, ये हमारा क्या है, ये क्या है, मैग्नीशियम की ये जो चूर्ण है, ठीक। तो ये हमारा क्रियाकलाप पहला था, और क्रियाकलाप दूसरा देखेंगे, ठीक। चलिए अब हम क्रियाकलाप 2 पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2 में क्या है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई फ्लास्क ले लीजिए, ये बंद है, ये बंद पात कर दीजिए, ठीक। कोई ये फ्लास्क है, ये क्या है, फ्लास्क है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या, इसमें पीवी यानी लेड मिलाया जाता है, लेड का मतलब शीशा, ठीक। पीवी यानी लेड का मतलब शीशा। PbNO3 यानी नाइट्रेट, यानी लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला दिया जाए, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐसे मिक्स कर दिया जाए, मिक्स। तो इसमें क्या होता है, इससे ऊपर हम देखेंगे कि पीला पीला कुछ अवक्षेप बचने स्टार्ट कर देंगे। इस पे क्या होगा, पीला पीला कुछ अवक्षेप ऐसे बचता है, और जो जो यही होता है लेड आयोडाइड, क्या होता है, लेड है, यही पीला रंग का क्या हो जाएगा, अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे लेड आयोडाइड ऐसे प्राप्त किया जाता है, इस पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट क्या मिला देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें पीला रंग का अवक्षेप बच जाता है, वही हमारा क्या है, लेड आयोडाइड, ठीक। तो अब हम चलेंगे क्रियाकलाप 3 पे, ठीक। चलिए अब हम क्रियाकलाप 3 और क्रियाकलाप 4 और क्रियाकलाप 5 देखेंगे, ठीक। देखिए क्रियाकलाप में क्या बोल रहा है, और इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये अम्ल है यानी एसिड है, ये देखिए शरीर पर न गिरे, ठीक। ये बहुत ये जरूरी बात है, ठीक, क्योंकि शरीर पर अगर गिर जाए तो वहाँ पे तुरंत जल जाता है, ये एसिड है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल ये सब ऊपर न गिरे, और एक्सपेरिमेंट घर पे न कीजिए, ठीक। अच्छे से सावधान बरकत करते हुए आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल पहले इसमें आप डाल दीजिए, और डालते समय ध्यान रहे, ठीक। और जब और ऊपर से हम जिंक के, यानी जिंक का मतलब जस्ता होता है, जस्ता के छोटे छोटे दानेदार कण ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे गिराएंगे, ये क्या है, नीचे देखिए गिर रहा है, नीचे क्या हो रहा है, गिर रहा है, यहाँ से हम छोटे छोटे दानेदार, इसमें देखिए ये जो दानेदार है, ये दानेदार जिंक इसमें हम गिरा दिए हैं। अब देखने के लिए क्या मिलता है, हम जब सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक जब ऊपर से गिराते हैं तो क्या होता है, अब हम जब उसको ध्यान से फ्लास्क के बाहर से ध्यान से उस जिंक के बाहर चारों तरफ, जैसे मान लीजिए जिंक का टुकड़ा है, इसके चारों तरफ देखेंगे ऐसे बुलबुला उठेगा, ऐसे बुलबुला, इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें बुलबुला उठ रहा है, ऐसे बुलबुला उठ रहे हैं, ठीक। बुलबुले की तरह ये क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक। और बुलबुला में से क्या निकल रहा है, देखिए ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन O2 गैस निकल रहा है यहाँ से, देखिए ये सब, ठीक। तो यही होता है, लेकिन ये बताइए अभिक्रिया से पहले, यानी ये सब काम करने से पहले हम फ्लास्क को ऐसे टच करके देख लेंगे, ज़्यादा गर्म ही, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जैसे ऐसे होता है, ठीक। तो अगर हम ये क्रिया करेंगे तो देखेंगे, तो अगर टच करेंगे तो हीट होता है, यानी ये इसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा क्रियाकलाप थ्योरी था कि ऐसे ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हम, तनु का मतलब क्या होता है, तनु मतलब पानी जैसा होता है, एकदम पतला, और सांद्र का मतलब क्या होता है, सांद्र का मतलब मोटा, ठीक। आप देखते हैं जब सर्दी वर्दी हो जाता है, तो सर्दी वर्दी होता है तो देखते हैं जब अभी शुरू में सर्दी है तो नाक में से पानी आएगा, इसका मतलब तनु आएगा, तनु विलेन आता है एकदम पतला, लेकिन जब वही सर्दी है थोड़ा 2 दिन का हो जाता है तो वही मोटा हो जाता है, और ऐसे घड़ खींचते हैं, बात समझ में कि ना, ठीक। और एक बार जब घड़घड़ा के फेंक देते हैं ऐसे सब, तो वो जो एकदम जो मोटा आता है वो हमारा क्या होता है, सांद्र होता है, सांद्र विलेन,
ठीक। लेकिन अभी शुरुआत में जो नाक में से पानी आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम तनु बोलते हैं, ठीक। तो उसका मतलब ये तनु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, इसका मतलब पतला लेना है, ठीक। बात समझ आ रहा है ना। अब देखिए दानेदार, अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हम क्या डाल दिए, जिंक डाल दिए, तो ऐसे ये सब होता है और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्रियाकलाप 4 में क्या देखा है, ये कोई बर्तन लीजिए, फ्लास्क लीजिए, ठीक, उसमें आप जल डाल दीजिए H2O, ठीक, जल जल डाल दीजिए। सेम ऐसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी हम कली चूना, यानी अभी चूना को ऑक्सीजन से मैंने, चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे, अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा ये यफ, देखिए इसको शुरू से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये YF है और डाट 7H2O है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो इसमें से YF बाहर निकल जाएगा, फिर प्लस 7H2O भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि से बस हम YFeSO4 लिया जाए, YFeSO4, अब देखिए तो हमारा Fe2O3 और फिर प्लस SO2, फिर प्लस SO3, ये हमारा बचता है। चलिए अब हम क्रियाकलाप, अब हम 6 देखते हैं। क्रियाकलाप अब हम 6 नंबर देखेंगे, फिर क्रियाकलाप 7, उसके बाद क्रियाकलाप 8 पढ़ेंगे। तो क्रियाकलाप 6 तो सबसे आसान है, देखिए इसमें PbNO3, देखिए PB कोष्टक में NO3 का ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है। अब देखिए इसको नीचे से यदि हम गर्म करेंगे किसी परख नली में लेकर, यदि नीचे से हम परख नली में लेकर हम गर्म कर रहे हैं नीचे से, ठीक, तब देखिए इसमें से ये देखिए ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये भूरा कलर का निकलता है, भूरा कलर का, एकदम खतरनाक, एकदम ऐसे प्रदूषण टाइप का एकदम निकलेगा, लग रहा है उसमें बम विस्फोट हो गया, ठीक, एकदम वैसे टाइप का उसमें से धुआं निकलता है, एकदम कचरा टाइप का, एकदम धुंधला, ठीक, भूरा एकदम। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यही जो है कि धुआं निकलता है, ठीक। क्रियाकलाप 7 देख लीजिए, क्रियाकलाप 7 देखिए, ठीक। क्रियाकलाप 7 में अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक मग लिया गया है प्लास्टिक का, प्लास्टिक का एक हम मग लिए हैं, प्लास्टिक 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 इस प्लास्टिक का हम क्या लिए हैं, मग लिए, ठीक। इसके नीचे से दो ठे छेद कर दिए हैं, यहाँ पे रबड़ लगा दिए, रबड़, ये रबड़ का ये लगा के, और इसमें 2 ठे हम देखिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोड, जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट, एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट, ठीक। ग्रेफाइट जो है क्या है, इलेक्ट्रोड, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अच्छा से नहीं, लेकिन ये अर्धचालक के तरह इसमें मैंने विद्युत धारा इसमें प्रवाह होता है। तो इसमें ये देखिए ये ग्रेफाइट है, क्या है ये ग्रेफाइट, इसमें हम इसको लिख दीजिए ग्रेफाइट, कहाँ लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए ग्रेफाइट, यहाँ लिखे हैं, देखिए ये यहाँ पे तीर बना के लिखे हैं ग्रेफाइट का राड, ये ग्रेफाइट का राड है। ग्रेफाइट देखें कहाँ होता है, आपका पेंसिल होता है ना, तो पेंसिल के बीच में जो काला वाला भाग होता है वही ग्रेफाइट है, ठीक। उसको गलती से भी पलक में मत घुसिएगा, नहीं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है, लाइट भी आता है उसमें, ठीक। अब देखिए इसमें, अब देखिए ये ग्रेफाइट हो गया। अब ग्रेफाइट के ऊपर से एक हम परख नली, ऐसे ये कांच का परख नली है, देख लीजिए, ये एक और एक दो ठे कांच का परख नली लगाए हैं, और इसमें हम इतना पानी डालेंगे, पानी इतना डालेंगे ताकि पूरा ग्रेफाइट ये भर जाए, माने डूब जाए उसमें, ठीक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब नीचे से एक इसमें तार जोड़ देंगे, छेद तो किए थे, नीचे से तार जोड़ देंगे, इसमें भी क्या जोड़ देंगे, तार, और 6 वोल्ट की बैटरी से इसको तार में जोड़ देंगे, और ये क्या है, ये स्विच है, स्विच को ऑफ रखेंगे, अभी यहाँ पे स्विच क्या है, ऑफ है, ठीक। अब देखिए अब इसमें ये जल है, इसमें पानी डालने हैं, इसमें ये क्या करेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी तनु मैंने अभी बताया पतला, एकदम पतला रहेगा, इसमें बूंद करके थोड़ा इसमें बूंद, जैसे दवाई पिए जाता है ना, ऐसे होम्योपैथ वाला दवाई, वैसे ही थोड़ा बूंद करके इसमें हाइड्रोक्लो सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर देंगे, डाल देंगे। डालते समय सावधान रहिएगा, ये बहुत रिस्की काम होता है, ठीक। अब देखिए इसको ऐसे ही करके अब हम स्विच ऑन कर देंगे और कुछ देर के लिए उसको छोड़ देंगे। कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद क्या देखेंगे कि इस राड के चारों तरफ कुछ बुलबुले उठ रहे हैं। क्या उठ रहे हैं, बुलबुले। इसमें से देखिए बुलबुला छोड़ा है, बुलबुला, ठीक, बुलबुला छोड़ा है। तो बुलबुला छोड़ने के बाद यहाँ पे गैस इकट्ठा हो जाएंगे। ये है ना, ये गैस है, ये क्या है, गैस है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, गैस है, ठीक। अब देखिए अब हम देखेंगे कि इस वाले में गैस की मात्रा अधिक है, किसी में गैस की मात्रा अधिक हो गई, किसी में गैस की मात्रा कम हो गई। तो इस वाले में गैस की मात्रा कम हो गई और इस वाले में गैस की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इस क्रियाकलाप को रोकेंगे और इस परख नली को निकाल के इधर रखेंगे, इधर रख दीजिए, ठीक। इस परख नली को निकाल के इधर रख दीजिए। ये देखिए इतना गैस से भरा हुआ है, इतना, ठीक, इतना गैस से भरा हुआ है। एक परख नली को यहाँ पे ऐसे कर दीजिए और ये इतना ही बस भरा है, इतना ही, ठीक। बात समझ रहे, ये वाला इतना भरा है, इतना ज़्यादा भर गया, ठीक। अब देखिए अब
अब एक मोमबत्ती जलाइए, एक मोमबत्ती जलाइए, ठीक। एक मोमबत्ती हम जला दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे मोमबत्ती होता है ना, ऐसे जल के ऐसे हो जाता है, ठीक। देखिए जैसे ये मोमबत्ती हम जला दिए, ठीक। ये मोमबत्ती हो गया, ठीक। यहाँ से ये मोमबत्ती हो गया। अब देखिए ये मोमबत्ती कैसे रहता है, ऐसे रहता है। देखिए जैसे ये हमारा हो गया ये मोमबत्ती, ठीक। ये मोमबत्ती जल रहा है, ठीक। ठीक, ये मोमबत्ती जल रहा है। इस मोमबत्ती को उठाएंगे और पहले इसके मुंह पे लाएंगे, ये जिसमें गैस की मात्रा है, जिसमें गैस की मात्रा अधिक है। गैस की मात्रा क्या है, अधिक है। तो जिसमें गैस की मात्रा अधिक है, देखिए यही ऑक्सीजन है, क्या है, यानी O2। ये क्या है, ऑक्सीजन यानी O2 है, ठीक। तो यदि इसको हम उठा के ये मोमबत्ती को उठा के इसके सामने लाएंगे तो ये मोमबत्ती थोड़ा तेज जलने लगेगी, ठीक। मैंने अच्छा से जलेगा, अच्छा से। लेकिन यही मोमबत्ती यदि इस पे लाएंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ है। और ये हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक ज्वलनशील वाला गैस है। यानी ज्वलनशील का मतलब बहुत तेज जलता है। दहन का मतलब समझते हैं, बहुत तेज दहन होगा इससे, इसके कारण। दहन का मतलब जलना। जैसे लंका दहन होता है, लंका दहन, लंका ही जल गया। लंका दहन नाम सुने हैं ना, लंका जल गया पूरा, ठीक। वैसे ही दहन का मतलब जलना। तो इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ये मोमबत्ती अगर इधर रखेंगे तो इस गैस के कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण, ये इसमें तड़ की आवाज़ करेगी और बहुत तेजी से जलेगा, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत तेजी से जलता है। और देखिए हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है और सब मिला के ये बहुत तगड़ा जलता है। जैसे गुब्बारा वबारा देखिए ना, सबसे हल्का गैस, इसमें हीलियम भरते हैं। ये चीज़ हीलियम क्यों भरते हैं, हीलियम इसलिए भरते हैं कि ये ज्वलनशील नहीं है, बस हल्का गैस है लेकिन ज्वलनशील नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन से हल्का नहीं है, हाइड्रोजन से भारी होता है, ठीक। इसीलिए गुब्बारा हमेशा ऊपर यानी उड़ना शुरू कर देता है, ठीक। लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन भरेंगे तो और उड़ेगा। लेकिन सब मिला के अगर हाइड्रोजन भर देंगे तो इसको जलने की बहुत शंका रहती है, बहुत ये ज्वलनशील है, थोड़ा सा भी आग पाएगा तुरंत पकड़ लेगा, ठीक। तो ये हमारा क्रियाकलाप क्या था, 7 था। ये क्रियाकलाप हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे अब हम क्रियाकलाप 8 देखेंगे। अभी क्रियाकलाप 7 में हम देखे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकल रहा था। हाइड्रोजन गैस अभी हम बताएं कि बहुत ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील का मतलब हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है। और हवाई जहाज देखें कि नहीं, हवाई जहाज देखिए, हवाई जहाज होता है, ठीक है। ऐसे हवाई जहाज में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये हवाई जहाज है तो इसका नीचे ये जो टायर होते हैं, टायर ये दो ठे उधर टायर होते हैं, ये तो छोटा सा होता है, ठीक। तो इसके टायर में हीलियम गैस भरते हैं। हीलियम गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि ये सबसे हल्का गैस है। ये सबसे कौन सा हल्का गैस है, ठीक। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन भी भर देते हैं, हाइड्रोजन भी भर देते हैं क्योंकि उससे भी हल्का है, लेकिन ये ज्वलनशील है, बहुत तेज आग लग जाएगा उसमें सब, ठीक। इसीलिए हीलियम भरते हैं, ठीक। अब चलिए देखिए अब क्रियाकलाप 8 देखेंगे। तो क्रियाकलाप आप 8 में हम बहुत सबसे छोटा यही है। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन हो गया, ये कोई बर्तन है, ठीक। बर्तन में हम AgCl ले लिए, AgCl, और इसको खिड़की के पास ऐसे धूप में रख दो। खिड़की के पास ऐसे धूप लग रहा है, धूप, ये क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, इसमें प्रकाश अपघटन हो जाता है, यानी टूट जाएंगे, यानी Ag+Cl हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए AgCl है तो AgCl प्रकाश अपघटन हो गया तो ये इसका कलर पहले सफेद होता है। चांदी का कलर देखिए ना, सफेद टाइप का होता है ऐसे, ठीक। अब अगर प्रकाश अपघटन हो जाएगा तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये मतलब इसका कलर बहुत अजीब हो जाता है, काला है तो भूरा ऐसे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रियाकलाप 8 हो गए, ठीक। अब हम फिर आगे देखते हैं क्रियाकलाप और क्या क्या है, ठीक। चलिए अभी इतना हम हो गया तो ये हमारा खत्म, पूरा सब क्रियाकलाप ये सब खत्म हो गया है, ठीक। और ये जो है कि क्लास 10 का ये लास्ट मैंने पहला चैप्टर का समाप्ति था, ठीक। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई करना, ठीक। और सब मिला के टाइम टेबल तो बनाइए ही मत। जो टाइम टेबल बनाते हैं सबसे ये होते हैं मूर्ख होते हैं, ठीक। देखिए टाइम टेबल पढ़ने के लिए टाइम टेबल नहीं बनाया जाता है, खेलने के लिए टाइम टेबल बनाया जाता है, ठीक ना। तो पढ़ने के लिए आप टाइम टेबल मत बनाइए, खेलने के लिए पढ़ाई ये इतना पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़ाई कि खेलने के लिए भी टाइम टेबल निकालना पड़े, या किसी से घूमने बाहर फिरने से, तो सब कोई ज़रूरी नहीं है। टाइम टेबल पढ़ने के लिए टाइम टेबल की क्या ज़रूरत है, आप खुद पढ़ाई लिखाई इतना कीजिए कि टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। खेलने के लिए टाइम टेबल निकालिए, ठीक ना। अच्छा से चलिए अब हम अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक।